आप सभी को नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं ठीक होंगे। आज पहली बात तो ये वाला माइक इसलिए हमने यूज किया है क्योंकि वो वाला माइक ख़राब हो गया है और नया माइक अभी आया नहीं, इसलिए इसका प्रयोग करके आपको देखते हैं। मैं भी देख लूँगा कैसे वीडियो में आवाज़ आ रही है और जो ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइस पोल्यूशन, वो भी इससे रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, देखेंगे। यदि कोई बाहर का भी शोरगुल होगा तो आप लोग कॉपरेट करिएगा। हम लोग आज डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी का, जो अभी 31 अगस्त को यानी कि कल आपका पेपर हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। 2025 का पहले आज हम पेपर 1 पर चर्चा करेंगे और फिर हम अगले लेक्चर में पेपर 2 पर चर्चा करेंगे। चूँकि दोनों पर एक साथ चर्चा करना थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं रहेगा और आपको भी अच्छा नहीं रहेगा। डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। आपको बताऊँ, कुमारिल भट्ट ने कहा है प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदः पीना प्रवर्तति, कि प्रयोजन के व्यक्ति के बिना मंद व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। तो आप ये पेपर समझने के बाद क्या कर पाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। क्या चीज़ें मैं इसमें आपको समझाऊंगा, पहले ही मैं बता देता हूं। कहा गया है शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सब प्रयोजनम, के शास्त्र के आदि में यानी लेक्चर के शुरुआत में ही बता देना चाहिए कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे। देखिए, मैं यहां आपकी चर्चा करूंगा कि इसमें पैटर्न क्या बदलाव हुआ है, पैटर्न क्या बदला है पिछले 2 वर्ष में, यानी कि पिछले 5 साल के जो मुझे क्वेश्चंस मालूम हैं। मुझे तो 20 साल के लगभग क्वेश्चंस याद हैं कि ये क्वेश्चंस आ चुका है, ये क्वेश्चंस नहीं आया है। आपको भी हो जाएगा धीरे धीरे, आप लोग मेरी तरह अभ्यास करेंगे तो पैटर्न क्या है और क्या बदलाव हुआ है, इस बदलाव को समझेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि नए क्वेश्चंस क्या आए हैं, इसमें नए प्रश्नों को समझेंगे कि ये प्रश्न नए आए हैं, और नए आए हैं प्रश्न यदि, तो उससे हम आगे के लिए यानी कि 2026 के लिए क्या अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि क्या अनुमान लगा करके हमें नए टॉपिक्स तैयार कर लेने चाहिए। ये बात समझेंगे कि 2026 के लिए क्या अनुमान लगा करके हम लोग नए टॉपिक्स बनाएंगे। तो नए प्रश्न आए हैं, उसी से ये अनुमान लगाते हैं कि क्या नया हम आगे तैयार करके पेपर में जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो, इस पैटर्न क्या है। इसके अलावा हम आज के इस लेक्चर में प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा, प्रश्नों के जो उत्तर होंगे, आप लोग यही सोच के आए होंगे कि प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर बताएं सर। प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम एक एक प्रश्न का उत्तर पर चर्चा थोड़ी सी करेंगे यहाँ पर कि इसका इस टाइप से होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डिटेल्स में यहाँ प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक प्रश्न के कंप्लीट आप सोचो 3 घंटे मिलता है पेपर 1 के लिए, और हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे तो कम से कम ये न्याय नहीं होगा यदि हम एक पेपर पर 3 घंटे चर्चा ना करें तो। और आप समझ रहे हैं कि इस लेक्चर में तो 3 घंटे चर्चा हो नहीं पाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद जब हम पेपर 1 और पेपर 2 की मूल बातें बता देंगे, आपको पैटर्न क्या रहा, नए प्रश्न क्या आए हैं, आपको आगे के लिए क्या ध्यान रखना है, किस यूनिट में कैसे पूछे जा रहे हैं, रामायण से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को बताएंगे कि पिछले 5 साल में रामायण का क्या रहा, महाभारत का क्या रहा। इस चीज़ों को हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर तुलनात्मक रूप से पैटर्न समझाएंगे। अब एक और आगे क्या करना है ये ध्यान रखाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कभी इसके बाद दोनों के बाद एक सीरीज लाएंगे, तो यूनिट वाइज आपका मैं एक एक यूनिट का आपको यहाँ पर आंसर सहित आपको बता दूंगा और लिख करके लाऊंगा आंसर, जिससे कि आप देख करके ये भी समझ पाएं कि कैसे आंसर आपको लिखना है। तो आंसर एक एक यूनिट वाइज हम बाद में लाएंगे, लेकिन अभी हम कंप्लीट पेपर को समझेंगे, ठीक है। तो क्या होने वाला है वो मैंने आपको समझा दिया। आपका कोई और प्रश्न भी हो इसके अलावा जो आप समझना चाहते हैं, तो वो भी मुझे बता देंगे कमेंट करके, तो अगले लेक्चर में मैं उसको भी आपके सामने कर लूँगा। ये आप लोग देख रहे हैं पेपर है आपका, आपको मैंने शेयर किया है। जिसको संस्कृत ऑप्शनल का वैसे तो पेपर ही नहीं मिल रहा था बच्चों को, तो ये आपका पेपर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, संस्कृत साहित्य वैकल्पिक का। मैं इस साइड हो जाता हूँ, ये आपका पेपर है। ये निर्देश जो दिए रहते हैं, प्रश्न पत्र इस संपृक्ताः विशेष निर्देशाः, ये आपको विशेष निर्देश सभी को मालूम होने चाहिए कि कौन से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ये निर्देश आपको शायद मालूम होंगे, और नहीं है तो इस निर्देश को भी थोड़ा सा मैं अभी समझा दूंगा। अब यहाँ से पेपर आपका स्टार्ट है। ये सब बातें हो गया, ये सबको मालूम होगा, नहीं है। चलिए अब हम लोग एक एक दोनों पेपर ही एक साथ यहाँ पर लाया हूँ मैं, तो मैं पहले पेपर की यहाँ पर बात करता हूँ। देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पर जो ये निर्देश लिखे हैं, थोड़ा सा निर्देश 1 मिनट में समझा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है समझाने के लिए। ऐड कर लेता हूँ मैं इसको यहीं पर, तो यहीं पर आपको मैं समझा दूँ।
देखिए ये निर्देश लिखे हैं, इस निर्देशों को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पेपर जब आप लिखेंगे तो ये सबसे जरूरी चीज़ मालूम होना चाहिए। देखो लिखा है कि खंडद्वयेषु विभाजिता अष्ट प्रश्नाः, यानी कि 8 प्रश्न होंगे आपके पेपर में। कितने प्रश्न होंगे? 8 प्रश्न होंगे। 8 प्रश्न 2 खंडों में विभाजित होंगे, खंड ए और खंड बी। क्या होंगे? खंड ए में और खंड बी में। ये बातें सबको मालूम होती हैं। परीक्षार्थ भी पंचैव प्रश्न समाधेया, आपको 5 प्रश्न समाहित करना है। यानी कि देखो ऐसे 1 प्रश्न होगा, 2 प्रश्न, 3, 4, फिर इससे यहाँ 5, 6, 7 और 8, यानी कि 5वें प्रश्न से लेकर के 8वें प्रश्न तक खंड बी में होता है और 1 से लेकर के 4 तक प्रश्न खंड ए में होता है। इन 8 में से आपको सिर्फ 5 प्रश्न करने हैं। इन 8 में से आपको केवल 5 करना है। ये लिखा है कि प्रश्न परीक्षार्थिभिः पंचैव प्रश्न समाधेया, यानी 8 में से आपको सिर्फ 5 करने हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब इन में से 5 तो करने हैं, लेकिन कुछ प्रश्न अनिवार्य करने हैं, और वो अनिवार्य कौन कौन से हैं तो वो ध्यान रखिएगा। हाँ, कि प्रश्न पत्र का ये पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य रूप से करना है। यानी कि ये वाला और ये वाला अनिवार्य रूप से करना है। ध्यान रखिए दोनों संस्कृत में करना है, यानी कि पहला क्वेश्चन संस्कृत में और 5वां प्रश्न संस्कृत में। ठीक है, ये संस्कृत में करने हैं दोनों। अब बाकी इन 3 में से और इन 3 में से एक एक जरूर चयन करना है। समझो, इनमें से एक एक जरूर चयन करना है। 2, 3, 4 में से एक तो करना ही करना है, और 6, 7, 8 में से भी एक तो करना ही करना है। लेकिन टोटल अभी आपको 3 क्वेश्चंस और करने हैं, चूंकि अभी तो 2 ही हुए हैं, 1, 2। अब क्या हुआ? प्रत्येक प्रश्नस्य तस्य भागस्य च अंकाः तत्रैव निर्दिष्टाः, वहीं पर निर्दिष्ट है। आगे देखो लिखा, शेष प्रश्नेषु त्रयाणां समाधानं प्रदेयम्, और बाकी इनमें से 3 का समाधान देना है आपको। तत्र, इसमें भी प्रत्येक खंड से, यानी ए से और बी से एकम अवश्यम, एक अवश्य चुनना है। यही बात मैंने कही कि दूसरे, तीसरे, चौथे में से एक जरूर चुनना है। 6वें, 7वें, 8वें में से एक जरूर चुनना है। ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि 3 प्रश्न और करने हैं तो अब दूसरा, तीसरा और चौथा ही कर लो और बाकी 6, 7, 8 छोड़ दो। नहीं कर सकते हो आप ऐसा। आपको दूसरा, तीसरा, चौथे में से एक कोई करना ही पड़ेगा, 6वें, 7वें, 8वें में से एक कोई करना ही पड़ेगा, और बाकी फिर एक किसी में से भी आप चयन कर लीजिए। ये ध्यान रखिए। तो यही बात यहाँ पर लिखी है जो मैंने समझाई है कि शेष प्रश्नेषु 3 का और समाधान करना है, यानी कि 1 और 5 के अलावा भी 3 का उत्तर देना है, और 3 में भी ध्यान रखना है कि 1 इनमें से होना चाहिए और 1 इसमें से होना चाहिए। ध्यान रखना। कह रहे हैं आगे आगे और निर्देश में समझा रहा है आपको बात, और समझो थोड़ा सा कि प्रश्नोत्तर शब्द सीमा यदि निर्धारिता। अब थोड़ा सा ये मिटा देता हूं मैं, है ना, यहाँ वाला वो वाला भले लिखा रहने दो। देखो यहाँ लिखा है हाँ, प्रवेश। अब ये जो उत्तर लिखना है कि प्रश्न संख्या 1, 5, 8 संस्कृत भाषायैव समाधेयाः, यानी कि पहला संस्कृत में, 5वां संस्कृत में, और यदि आप 8वां करना चाह रहे हैं तो ये भी संस्कृत में ही लिखना होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी संस्कृत में ही लिखना है यदि आप लिखना चाहते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर है ये। हालांकि शेष प्रश्नानां समाधानम यथेक्षम संस्कृत भाषया अथवा प्रवेश पत्रे स्वीकृत भाषया करणीयम। अब समझो बात कि आप चाहें तो इन 2 के अलावा भी जो 3 प्रश्नों का आंसर देना है वो संस्कृत में ही दे सकते हैं, संस्कृत में ही लिख सकते हैं। और आप चाहें तो उसे आप जब मेंस देते हैं तो उसके लिए आप भाषा चयन करते हैं ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल की भाषा में आप हिंदी भी चयन करते हैं कुछ विद्यार्थी, कुछ उसमें इंग्लिश भी चयन करते हैं। तो या फिर आप हिंदी या इंग्लिश में लिखिए इनके उत्तर, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे कह रहा है प्रश्नोत्तरस्य शब्द सीमा यदि निर्धारिता तर्हि सा सीमा पालनीया, कि यदि प्रश्नोत्तर में शब्द सीमा निर्धारित है तो उसका पालन जरूर करें, और लगभग जगह पर शब्द सीमा सभी प्रश्नों में निर्धारित है तो उसका पालन करना है, यानी कि सभी जगह पर शब्द सीमा का भी पालन करना है।
प्रश्न क्रमानुसारमेव क्रमेण प्रश्नोत्तराणि प्रदेयानि, कि प्रश्नों के क्रम के अनुसार आपको देना है कि प्रश्न ए बी, यानी कि वो तो आपके ऊपर है कि भाई आप पहला करें फिर पांचवा करें, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी के उत्तर देने हैं, ये कहना चाह रहा है। यदि उत्तर पुस्तिकायां किमपि पृष्ठम रिक्तम, यानी कि बिना लिखा हुआ है, स्यात् तर्हि तत्र स्पष्ट रूपेण अनुलोम विलोम, अनुलोम मतलब काट दें, या अंशतः प्रदत्तः, यानी कि उसको फिर काट दें या ठीक करें, अनुलोम विलोम की रेखा बना दें वहां पर। अंशतः प्रदत्तम प्रश्नोत्तरमपि संपूर्ण प्रश्नोत्तरवत परिगणितम भविष्यति, यदि आपने थोड़ा भी लिख दिया, अंशतः प्रदत्तम थोड़ा भी प्रदान कर दिया आंसर, कि यानी कि क्वेश्चंस दिया है और आपका उसने 2 लाइन भी लिख दिया, तो वो आपका संपूर्ण प्रश्नोत्तरवत परिगणितम भविष्यति, संपूर्ण प्रश्न पत्र के लिखने के जैसा वो माना जाएगा कि आपने उसका उत्तर दिया है। तो ये निर्देश आपने पढ़ लिए हैं, और ये निर्देश इसलिए बता दिए चूंकि संपूर्ण कथा वाँच दें और यही समझ में ना आए तो ये ध्यान रखना। अब देखो, जिस स्टूडेंट का ये प्रश्न पत्र है उन्होंने क्या किया, तो वही मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उन्होंने क्या अटेम्प्ट किए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा सा अंदाज लग जाएगा इस प्रश्न पत्र का। ध्यान रखिए, जिसका ये पेपर है उन्होंने क्या किया कि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, चूंकि अनिवार्य है सबको करना ये पहला वाला, तो पांचवा किया, पांचवा सबको करना, यानी कि पहले के बाद पांचवा। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, तीसरा किया, चौथा किया और छठवा किया। अभी आपको पेपर देख करके ये बात पता चल जाएगी। देखो यहाँ आप देखो, पहला तो सबको करना था तो किया ही है, तीसरा किया, ये टिक लगा हुआ है आप लोगों को दिख रहा हो तो, तीसरा किया, चौथा किया, इसके बाद पांचवा तो किया ही है, छठवा किया। तो आप देख रहे हो 5 क्वेश्चंस कौन कौन सी, यानी कि पहला और पांचवा तो अनिवार्य था तो ये करना ही था, 2 हो गया। बाकी तीसरा और चौथा उन्होंने क्या किया, खंड ए में से चयन कर लिया, खंड ए में से तीसरा और चौथा चयन कर लिया, और खंड बी में से एक जरूर करना था तो उन्होंने जरूर में क्या किया, 6वें नंबर वाला यहाँ पर कर लिया। तो 5 हो गए, देख रहे हो आप, 1 3 4 6 और 5, यानी 1 3 4 5 6 ये कर लिया चयन। इस तरीके से आप भी कर सकती, पर मेरा यहाँ कहना थोड़ा सा अलग होगा अटेम्प्ट करने में, वो भी बात मैं अभी आपको बाद में समझा दूंगा। इतना आपको बातें समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। ये निर्देश सामान्य होते हैं, चलिए पढ़ाना, क्योंकि कई विद्यार्थियों को नए नए विद्यार्थी रहते हैं और मेरे अलावा कोई संस्कृत क्षेत्र में बताने वाला है नहीं, इसलिए इंग्लिश में भी लिखा है, आप इंग्लिश में भी ये सब बातें पढ़ सकती हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पढ़ सकती हैं आप। चलिए अब आगे हम लोग पेपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पेपर में आपके क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन ए में व्याकरण आपका लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा लिख के भी मुझे समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 में आपका व्याकरण लगा हुआ है। व्याकरण में 5 प्रकरण लगे हुए हैं आपके लिए, संज्ञा, संधि, समास, कारक, कर्तृ और कर्मवाच्य, ये लगा हुआ है। अब किससे कितने अंक का पूछा ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी की संज्ञा से कितने नंबर का आया, संधि से क्या आया, समास से क्या आया, कारक से क्या आया, और किस प्रकार के प्रश्न जो पूछे गए वो कैसे कितने कठिनतम स्तर के पूछे जा रहे हैं, किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सब आपको बात यहाँ ध्यान रखनी है, ये समझना है आपको। चलिए अब आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ चीज़ों को। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर जो ये व्याकरण वाला होता है, इसमें 5 क्वेश्चन सब क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मुख्य प्रश्न ए है और इसके अंतर्गत ए बी सी डी और ई ये होता है, ए बी सी डी ई। इसमें ध्यान रखना कि जो बी नंबर का होता है ये हर बार कारक से होता है, इस बार भी ये कारक से है। लिखा है गाम दोग्धी पयः अलम सरमेण हिमालयात गंगा प्रभवती हरय क्रुध्यति ग्रामस्य दक्षिणतः नदी। ये सभी क्वेश्चंस कारक प्रकरण से सीधे तौर पर हैं। ऑफिशियल एग्जाम्पल हैं सब। ऑफिशियल एग्जाम्पल कहने का मतलब ये होता है कि जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दिए गए हैं वही उदाहरणों से ये क्वेश्चंस भी हैं। तो ये 10 अंक का होता है, प्रत्येक क्वेश्चंस 2 अंक का होता है और 5 करने होते हैं। इसमें करना क्या होता है तो लिखो, ये लिखा है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु, कि जो रेखांकित पद है, जैसे गाम में
रेखांकित है, श्रमेण रेखांकित है, हिमालयात रेखांकित है, हरय रेखांकित है, ग्रामस्य रेखांकित है। तो रेखांकित पदों में सूत्र क्या लगा है उसका उल्लेख करना है और संस्कृत भाषा में विभक्ति का निर्णय करना है। तो आपको सबसे पहले विभक्ति बतानी है कि अलम में क्या विभक्ति है, श्रमेण में क्या विभक्ति, हिमालयात में क्या विभक्ति, हरय में क्या विभक्ति है, ग्रामस्य में क्या विभक्ति है। अब ये विभक्ति किस सूत्र के द्वारा हुई है वो सूत्र का प्रयोग यहां पर करते हुए बताना है, इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर जो लिखना है आपको वो लगभग कम से कम 3 से 4 लाइन में लिखना है, 3 से 4 लाइन में लिखना है। यहां पर नहीं लिखा हुआ है ये, लेकिन ये अनुभव है मेरा, क्योंकि यहां देखो 2 नंबर का आंसर, मतलब 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर का आंसर है। तो यहां वो क्या कह रहा है कि अधोलिखितानाम सूत्राणाम अर्थ उदाहरणानि 3-4 पंक्ति भी लिखत। यदि 3-4 पंक्तियों में 2 नंबर का आंसर यहाँ लिखना है तो यहाँ भी 3 और 4 ही पंक्तियों में लिखना होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 कर दीजिएगा कहीं लाइन करना चाहें तो, लेकिन मैं यही कहूँगा 3 से 4 के बीच में इनके आंसर आराम से हो जाते हैं। तो 3-4 लाइन में ही आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। ये आप इससे समझ सकते हैं कि इसका भी 3-4 में देना है, यानी कि 2 नंबर का जहाँ मिल रहा है वहाँ 3 से 4 लाइन लिखिए आप, यही कॉमन बात होती है। चलिए अब तो ये आपको बी नंबर, मतलब पहले का बी आपको पता चल गया, कारक प्रकरण से आया है, यानी कि 10 नंबर का कारक प्रकरण ये हो गया। तो कारक प्रकरण कितने नंबर का हो गया, 10 अंक का हो गया। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बी नंबर का क्वेश्चन से, तो ये आप यहां पर समझ गए हैं। अब आगे देखो, आगे जो सी नंबर का होता है इसमें क्या होता है, इसमें सूत्र दिए रहते हैं और उनके अर्थ और उदाहरण पूछता है। 5 सूत्र देता है, 5 सूत्रों के अर्थ और उदाहरण पूछता है। अधोलिखितानाम सूत्राणाम अर्थ उदाहरणानि 3-4 पंक्ति भी लिखत। 2 अंक का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है 10 अंक की। हलंत्यम पहला ही सूत्र पूछ लिया गया। एचयावायावह अयादि संधि का सूत्र पूछ लिया गया। काला धनो अत्यंत संयोगे कारक का पूछ लिया गया। उपमितम व्याघ्र दिभि सामान्य प्रयोगे और पंचमी भयन, ये 5 ही हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों को ये आई भी पर जो लिखा है उपमितम व्याघ्र दिभि सामान्य प्रयोगे, ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है और थोड़ा सा डीप में पूछा भी है, मैं भी ये बात कहूँगा। लेकिन यहाँ पर 4 आराम से बिल्कुल सरल पूछे हैं, चारों बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़े थे। चोरात भयम इसमें आप पढ़ते हो, आदि आदि। अब ये जो 5 ही सरल हैं, इसमें से आराम से यदि मान लीजिए आपका आई भी नंबर का क्वेश्चन नहीं भी आप पर बना है तो आपके 8 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो 8 यानी कि 10 नंबर का आपका क्या आया है, सूत्र। और ये सूत्र कहां से आए हैं, ये सभी सूत्र आपके कारक से, संधि से और संज्ञा प्रकरण से होते थे। तो आपको ये कारक, संधि और इन तीनों से, कारक से होता था, संधि से होता था और संज्ञा से होता था, इन तीनों से होते हैं। तो 10 अंक का ये अर्थ और उदाहरण, यानी कि अब यहाँ अपन लिख लेंगे ये क्या, सी नंबर का क्वेश्चन आया है जिसमें अर्थ और उदाहरण पूछता है। वो आपका किससे पूछा गया है, तो ये आप जानते ही हैं कहाँ से आता है, अधिकतर संज्ञा प्रकरण से आता है। संधि से क्वेश्चंस आते हैं। देखो संधि का एचयावायावह है, संज्ञा प्रकरण का हलंत्यम दिया है, वहां पर देख लीजिए आप, हलंत्यम दिया है, यहाँ इसका एचयावायावह दिया है, बाकी कारक प्रकरण के दिए हुए हैं। तो बाकी कारक से ये तीनों से ये 10 नंबर का आ गया। तो 10 नंबर का ये है। बी और सी हो गया। अब आपकी यहां बात करते हैं हम डी की और ई की, लेकिन डी और ई की 1 मिनट बात करेंगे, पहले हम ए की बात कर लेते हैं। बी और सी का हो गया 10 अंक का। ए के क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, ए के क्वेश्चंस इस बार बहुत सरल आए हैं, यानी कि आप लोगों के लिए इसका पैटर्न समझा दूं। ये जो दोनों आए हैं वो ठीक आए हैं, इसमें केवल एक ये थोड़ा सा डीप में आया है। तो ऐसा कभी कभी होता रहता है कि अर्थ और उदाहरण जब भी वो पूछता है तो एक आध क्वेश्चन कभी डीप में पूछ लेता है, कभी कभी सभी क्वेश्चन सरल ही रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 20 नंबर में से 18 नंबर आराम से कोई भी प्राप्त कर सकता है। जो मतलब मेरा भी विद्यार्थी होता तो मैं कहता कि 18 नंबर वो आराम से प्राप्त कर सकता है इसमें और इसमें, क्योंकि वही सब चीज़ें पूछी गई। जो केवल ये कि ये थोड़ा सा डीप में पूछ लिया गया, उपमितम व्याघ्रादिभि सामान्य प्रयोगे, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो ये भी आप पर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन 1 का ए, यहाँ लिखा है, यहाँ पर क्या पूछता है, देखो पहला क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पर ही ला लेते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से डिस्कशन करना है। मतलब ये 10 क्वेश्चन हैं तो एक एक क्वेश्चन पर बात करनी पड़ेगी। चलिए
इसके लिए आपको मुश्किल से 10 मिनट देना होता है। देखो, गुण संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है। अब गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है ये आप लोग मुझे बताइए। देखो, एक गुण संधि विधायक होता है, गुण संज्ञा विधायक होता है। ठीक है, ठीक है, एक गुण संज्ञा और गुण संधि है ना। तो एक तो आद गुणा और एक अदेंग गुणा, तो इसमें से क्या है आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, अदेंग गुणा है या आद गुणा है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब आप लोग बताएंगे गुण संज्ञा कौन करता है, आद गुणा या अदेंग गुणा। आपको ये भी कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान रखिएगा। ये वाच्य परिवर्तन से है, ये वाच्य परिवर्तन से है। वाच्य परिवर्तन से 2 नंबर का पेपर में है, लगभग 1 या 2 नंबर का हमेशा रहता है, वो यहाँ है। देखो, एक क्वेश्चन ये वाच्य परिवर्तन का है, एक क्वेश्चन ये वाच्य परिवर्तन का है। कहाँ गया ये वाच्य परिवर्तन, 2 नंबर का वाच्य परिवर्तन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब जो होता जा रहा है उसको मैं कट करते जाऊंगा। यहाँ पर ये वाच्य परिवर्तन का हो गया, ये भी वाच्य परिवर्तन का हो गया। कहाँ गया भाई ये वाच्य परिवर्तन, 2 हो गया। 2 नंबर यहाँ से डायरेक्ट 2 में 2 मिलेंगे। तुम ग्रहम गच्छसि और सीतिया वनम गतम, ये दोनों पूछे गए हैं वाच्य परिवर्तन के लिए। खय पित्याहार संज्ञा प्रकरण से है। ईसत स्पष्ट प्रयत्नम स्पर्शानम संज्ञा प्रकरण से है। पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम की बात पूछ रहा है, संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र है। नद्यंबु गंगौघा दोनों संधि से हैं। एक में संधि विच्छेद पूछा है, एक में संधि की स्थिति पूछा है कि कौन सी संधि है। गंगा प्लस ओघा गंगौघा है ना, यहां देखो नदी प्लस अंबु नद्यंबु है ना, ध्यान रखना। तो ये दोनों पूछा गया है, ये दोनों संधि से हैं। ठीक है, अब देखो यूपाय दारू और ये पंचानाम गवाम समाहारा, ये दोनों समास से हैं, ये संधि से है। 10 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, एक भी क्वेश्चंस नहीं बचा। अब देखो आप सभी सरल आए हैं इस बार, 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर सकते थे। अब देखो समास से कितने नंबर का है, 2 नंबर का। ठीक है, संधि से कितने नंबर का है, तो 1 और 3 नंबर का। संधि से 3 नंबर का है। संज्ञा प्रकरण से कितने नंबर का है, 1 2 और 3 नंबर का। और वाच्य परिवर्तन से 2 नंबर का। तो 3 और 3 6, 2 और 2 10 नंबर हो गया। ये वाला ये मैटर है। अब आपने यदि देखो, अब मैंने 1 मिनट में ये सब कैसे बता दिया, ऐसे बता दिया मैंने कि भाई, और मैं आपको बताऊं पहले मैं ये पढ़ लिख करके नहीं आया हूं क्लास में, डायरेक्ट ओपन करके आपको डिस्कशन करने लगा हूं। कैसे, चूंकि मुझे मालूम है, मैंने कई बार पढ़ाया है ये, तो मुझे मालूम है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। लगभग 1 आध क्वेश्चन इधर उधर आएगा तो वो बता दूंगा मैं। ये सब ठीक आया है, यानी कि 10 में से 10 ये भी सही कर सकते थे। नंबर देखना आप कितने का क्या आया है, ये पूरा 50 अंक का है। 50 में से आप यहाँ देख लेना। अब देखो ए नंबर का आपका हो गया, बी नंबर का हो गया, सी नंबर का हो गया। ए बी और सी, ए और बी और सी, इन 3 में से आप केवल 2 नंबर का 1 छोड़ दें तो आप 28 नंबर प्राप्त कर सकते थे। मतलब एक क्वेश्चन केवल थोड़ा सा ए बी सी में गलत कठिन लग रहा है, थोड़ा सा, वो भी इतना कठिन नहीं है, लेकिन ठीक है, मान लो उसको अपन मान लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं। अब ये सब हटा देता हूं मैं, आप लोग भी अपने यहाँ लिख लीजिएगा, जब पेपर आप लोग अपने सामने रख करके ये बात लिख लीजिएगा। ये एक संज्ञा का है, ये संधि का है, कारक का है। आप खुद उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। नहीं मिलेगा तो कुछ दिन में मैं भी यहाँ एक एक का आंसर भी यहाँ ला करके आपको अच्छे से कैसे लिखना है आंसर तो मैं यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको वैसे बताऊंगा कि लिखना कैसे है आंसर एक एक का। ये हो गया। अब बात करेंगे डी और ई पर, चूंकि डी और ई पर ही तो मूलतः मुझे बात करनी है आपसे, क्योंकि यही तो सबसे फंसाने वाला हो रहा है। इसी में तो पैटर्न चेंज होता है हर बार। देखो, तो 30 में से आप 28 नंबर ला सकते थे ए बी और सी में। अब डी और ई की बात करते हैं यहां पर। डी, ए के डी में और ए के ई में। आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा ये क्वेश्चंस एक बार में कितने लोगों को समझ में आ गया कि आधारस्य भेदान सो उदाहरणम व्याख्यात। यहां पर आप देखो, सो उदाहरणम व्याख्यात और सो उदाहरणम व्याख्यात। पहले क्या करता था, अभी डी और ई नंबर में निबंध पूछता था। ये निबंध उसने 2023 तक पूछे हैं। 2024 में उसने निबंध पूछना बंद कर दिया। 2025 में भी उसने निबंध नहीं पूछा।
2024 में निबंध नहीं पूछा, 2025 में निबंध नहीं पूछा, डी और ई में निबंध की जगह उसने क्या किया कि व्याख्या पूछा है। देखो क्या लिखा है, व्याख्या करिए, व्याख्यात करिए किसका, विथ एग्जाम्पल। यानी कि देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेन करिए। अब ये जो पूछा गया है ये डी नंबर का कारक प्रकरण से है। ये आधार मतलब आधारोधिकरणम के बारे में पूछ रहा है। सप्तम्याधिकरणेचा, सप्तमी आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा तो वहाँ आधारोधिकरणम सूत्र पढ़ा होगा, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो वहाँ आधार मूलतः 3 प्रकार का होता है, उसी के भेद के बारे में पूछ रहा है कि आधारस्य भेदान, कि एक्सप्लेन टाइप ऑफ आधार। तो आपको बताना है 3 प्रकार का आधार होता है और फिर तीनों आधारों की आपको परिभाषा लिखनी थी, और तीनों आधारों की परिभाषा लिखते हुए 2 से 3 एग्जाम्पल्स लिखते, इतने में लिखते बाद में आप निष्कर्ष लिखते, यानी कि इंट्रो, फिर बताती आप इंट्रो लिखते कारक का, आधार के बारे में बताते, शक्ति भी सप्तम्याधिकरण सूत्र के बारे में बताते, आधार के तीनों भेद लिखते आप यहाँ पर, भेदों के 2-2 3-3 एग्जाम्पल देते, और एग्जाम्पल देते हुए इसके निष्कर्ष लिख देते। इतने में आपको 10 में से 8 नंबर 7 नंबर मिल जाती। लेकिन ये जिसने किया होगा तो बहुत अच्छा किया। और आप में से कौन मेंस लिख करके आया ये भी मुझे बताइएगा, और देखिएगा आपने इसमें क्या किया है, क्या लिख के आए हो आप। तो एक कारक प्रकरण से है, पिछले बार भी एक कारक प्रकरण से पूछा गया 2024 में, और वो था उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी। यानी कि यहाँ कारक प्रकरण पर फोकस कर रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी कि डी और ई नंबर में कारक प्रकरण का एक क्वेश्चन, और एक पूछ रहा है समास का। ये पूछा है विशेषणम विशेषण बहुलम, ये एक सूत्र है कर्मधारय समास का, है ना। तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय है, और कर्मधारय भेदो दिगु, कर्मधारय का भेद दिगु है, संख्या पूर्वो दिगु है। लेकिन यहाँ पूछा विशेषणम विशेषण बहुलम, ये कर्मधारय का सूत्र है। फिर कर्मधारय भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसी ये विशेषणम विशेषण बहुलम इस सूत्र के उदाहरण पूछा और व्याख्या पूछा, ठीक है। तो ये आपको यहां याद रखना है। जैसे इसमें क्या होगा, नील कमल, नीला कमल, है ना। तो नील कमल इसका एक उदाहरण हो जाएगा। ऐसे कई सारे उदाहरण देकर के आपको चीजें सिद्ध करनी थी, है ना, ध्यान रखिएगा ये बात। जैसे कमल है तो कमल क्या हुआ, विशेष हुआ। तो कमल कैसा है, लेकिन कमल का विशेषण क्या है, तो नीला कमल है। तो विशेषण विशेषण बहुलम ये वाला है। तो इस सूत्र के बारे में, यानी कि अब आपको निबंध की जगह क्या आने लगा है यहाँ पर, व्याख्या, सूत्र और व्याख्या। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपसे निबंध नहीं पूछेगा, यानी कि निबंध तो तैयार करने ही करने हैं। अब आपको महत्वपूर्ण सूत्रों की निबंध के साथ व्याख्या करनी है, यानी कि निबंध तो तैयार करने ही करने हैं डी और ई के लिए, आपको निबंध के साथ सूत्रों की व्याख्याएं भी करनी है। पिछले बार एक सूत्र की व्याख्या पूछी गई थी, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगा नाम, तो उसकी व्याख्या आपको मालूम होगी। यदि आप लोग 1 मिनट रुकना चाहें तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कि क्या पिछले बार भी इस डी और ई नंबर में था। चलिए देख ही लीजिए, क्या दिक्कत है, देख ही लेते हैं। देखो ये 2024 का पेपर है, यहाँ पर ये सब सेम था, प्रत्याहार वगैरह ये सब सेम था। डी नंबर पर आ जाओ आप लोग, डायरेक्ट डी नंबर पर देखो, यहाँ पर भी आके देखो, यहाँ पर डी नंबर का अब तुलना करा रहा हूँ मैं आपको, यही समझा रहा हूँ, समझो, यही समझना है यहाँ पर, बाकी आंसर तो आप खुद खोज लोगे। यहाँ देखो क्या लिखा है, ये ए का डी और ए का ई लिखा है, उपपद विभक्ते है कारक विभक्ति विभक्तिश्च भिन्नत्वं प्रदर्शयत, कि उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति में भिन्नत्व बताई। तो ये डी नंबर का किससे पूछा, कारक से। इस बार भी डी नंबर का किससे पूछा, कारक से। और ई नंबर का किससे पूछा, समास से। तो द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम इत्यस्य सो उदाहरणम व्याख्यानम कुरुत, इसकी सो उदाहरण व्याख्या करिए। यही वाली बात इस बार पूछ लिया। अब आप यदि पिछले साल के पेपर से ये बात सीख गए होते कि अब व्याख्या पूछने लगा है वो, तो आप ये व्याख्याएं भी पढ़ करके जाते कि व्याख्या कैसे लिखोगे।
अब ये 23-24 में नया पैटर्न है, आप पढ़ रहे हो 2000 मतलब 20 साल वाले पुराने टीचर से, उसको कैसा पता चलेगा? कोई टीचर पेपर सॉल्यूशन कराने नहीं आ रहा है, एक एक क्वेश्चन पर विचार नहीं कर रहा है आपके सामने। पैटर्न समझना है ना आपको, आगे के लिए तैयारी क्या करोगे, अनुमान के आधार पर ही करोगे कि आगे साल क्या पूछा जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चंस थे तो आप ट्रेंड समझो कि अभी तो यहाँ कारक और समास से ही केवल सूत्रों की व्याख्या पूछ रहा है, आगे चल के संधि से भी पूछ सकता है, संज्ञा पकड़ के सूत्रों की भी व्याख्या पूछ सकता है कि तुल्यास प्रयत्नम समरणम, इसकी व्याख्या बताइए। हालांकि अभी उसके लिए समास में पर्याप्त सूत्र हैं पूछने के लिए और कारक में भी पर्याप्त सूत्र हैं, इसलिए हो सकता है वो संधि आदि पर ना भी आए, लेकिन आ भी सकता है, ये भी सोच करके चलना है। तो संज्ञा संधि कारक समास आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है, ये बात ध्यान रखना है आपको, और यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ आपने यहाँ दोनों का यहाँ पर भी समझ लिया 2024 का। वहीं आप 2023 से पहले के देखेंगे क्वेश्चंस तो आपको निबंध दिखेंगे, सूत्र नहीं दिखेंगे आपको। यहाँ पर केवल 2 बार सूत्र पूछा, द्वंद्वस्य प्राणी तूर्य सेनांगानम और विशेषणम विशेषण बहुलम। इस बार ये द्वंद्व समास का पूछा था, ठीक है, इस बार उसने कर्मधारय का पूछ लिया। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी पहली यूनिट की यहाँ पर चर्चा हो गई है, समझ में आया। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं सेकंड यूनिट की, भाषा विज्ञान वाले की। यानी कि अब यहां पर आप थोड़ा सा और लिख लो, डी नंबर और ई नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। ये कठिन हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के लिए जिसको आधार समझ में नहीं आया है इस बार कि आधार क्या होता है, तो ये कठिन हो जाएगा। हालांकि कर्मधारय का विशेषणम विशेषण बहुलम ये शायद आ गया होगा आपको समझ में पेपर में भी कि कर्मधारय का है, जिसने ठीक से पढ़ा होगा तो ये, यानी कि डी और ई नंबर की तैयारी करना है। अब ये 20 नंबर का, अब 30 में से यदि आपने 28 खींच लिए तब तो 20 में से आपको मान लीजिए 10 भी मिल जाए, 5 भी मिल जाए, तब तो ठीक है, आपका 30-35 पहुंच जाएगा। लेकिन यदि यहां पर नहीं खींचे तो 28 ही रहेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है सबने ए बी और सी डी ठीक करके आया हो, यानी कि अब इसमें अंक जोड़ लो, तो समास में 10 एक्स्ट्रा जोड़ दो, कारक में 10 एक्स्ट्रा जोड़ दो। अब आप यहां नंबर ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मैंने आपको टॉपिक्स वाइज यहां विश्लेषण करवा दिया है किस टॉपिक से कितना आया। तो यहाँ आपका 12 अंक का आया, यहाँ 10 और 10 20 अंक का आ गया, यानी कि कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, 20 अंक का हो गया इस बार, ठीक है। बाकी ये संज्ञा 3 नंबर का है, संधि 3 नंबर का आया और कर्तृकर्म बाद 2 नंबर का आया। जोड़ लीजिए इसको, 85 हो जाएगा, ठीक है ना, यही है ना, ठीक है। 3 और 3 6 और आप देख रहे 2 8 और 2 इससे ले लो 10 हो गया, 10 और 10 20 हो गया, ठीक है, और 10 ये हो गया। तो आपका 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या सिस्टम? अच्छा, ए नंबर वाला जोड़ लिया आपने, नहीं जोड़ा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? पचास अंक कैसे होगा भाई, ये कुछ मैंने गलत कर दिया क्या यहाँ पर? ए का 10 नंबर, ठीक है, बी का 10 नंबर, सी का 10 नंबर, अर्थात सूत्र अर्थ और उदाहरण वाला नहीं जोड़ा था ना, इसलिए कम पड़ रहा था। डी का 10 नंबर और ई का 10 नंबर, ये हो गया। तो ये हो गया समास, ये हो गया कारक, ये वाला हो गया कारक, एक हो गया अर्थ उदाहरण, सूत्र का अर्थ और उदाहरण वाला, और ये बाकी जो शेष ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ 3 इससे 3 इससे 3 इससे 2 इससे और 2 इससे, यानी कि संज्ञा संधि समास और कर्तृकर्म। यहाँ लिख सकते हो संज्ञा संधि, है ना, समास और कर्तृकर्म वाच्य। यहाँ पर कारक से नहीं आता है क्योंकि कारक का डायरेक्ट 10 नंबर का आ जाता है। इसका मतलब ये आपका देख रहे हो, आप लोगों ने कंप्लीट ए पहली यूनिट को समझ लिया है। हर बार यही रह रहा है, यानी ए बी और सी में पैटर्न कोई बदलाव नहीं हुआ है, डी और ई नंबर में पैटर्न बदलाव हो रहा है। कभी वो आपसे संज्ञा कारक से निबंध पूछ रहा है, कभी आपका वो निबंध अव्यय उपसर्ग से पूछ ले रहा था, कभी अब वो निबंध की जगह क्या करने लगा है, सूत्र और उसके व्याख्या पूछने लगा है, अर्थ और उदाहरण। यानी कि जो आप इसमें करते थे 10वें में अर्थ और उदाहरण, इसी को आपको थोड़ा सा और अच्छे से करना है, यानी कि इसी को आपको और अच्छे से करना है।
सूत्र का अर्थ और उदाहरण पूछता था, लेकिन यहाँ केवल 4 लाइन में लिखना होता था, यहाँ 10 नंबर में लिखना है जब जो पूछ रहा है। ये आपका हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाषा विज्ञान की, लेकिन ये 24 वाला पेपर है, इसलिए इसको हटा करके अपन नया पेपर ऐड कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि अपन डिस्कशन कर रहे हैं 25 का। ऐसा डिस्कशन संस्कृत ऑप्शनल में कोई नहीं करवा रहा है। अभी ये सब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर इस यूनिट का। अब इसको तैयार कहाँ से करोगे, ये तो आप लोग जानते ही हो। मेरे साथ करना हो तो मैंने कराया ही है, अब मेरे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। नहीं करना है तो आपको मैंने ये बात भी बताई है कि कहाँ से करना है। आपको लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा प्रकरण के लिए, संधि के लिए, बस इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की है कारक के लिए। हालांकि समास भी यहीं से कर सकते हो, लेकिन देखो अब समास डीप में पूछने लगा तो वैयाकरण पर समास में भी आपको आ जाना चाहिए। यानी कि लघु सिद्धांत से भी पढ़ सकते हो और वैयाकरण सिद्धांत से पढ़ सकते हो। जिस प्रकार समास से निबंध पूछ रहा है उसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, कहीं से आप पढ़ लो। और कर्तृकर्मवाच्य आप कर्म उनसे पढ़ सकते हो। कर्तृकर्मवाच्य के लिए आप रचनानुवाद कौमुदी से पढ़ सकते हो। तो ये आपको इतना ही किताबें चाहिए बस। लेकिन आपको क्या बताऊँ, इन सबको पढ़ना यूपीएससी के अकॉर्डिंग बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए यदि आप पढ़ पाएँ तो बैच ज्वाइन करके मुझसे पढ़ लीजिएगा, या किसी अच्छे व्यक्ति के टीचर के गाइडेंस में आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं अभी आपको कोचिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं पेपर डिस्कशन करा रहा हूँ। चलिए अब भाषा विज्ञान के यूनिट को समझेंगे। यहाँ पर देखो, भाषा विज्ञान की यूनिट में दूसरे नंबर की यूनिट होती है। भाषा विज्ञान में आपको लगा है वैदिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं, लौकिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं और भाषा विज्ञान में योगदान। लेकिन क्वेश्चंस इस बार उसने क्या किया, पैटर्न में बदलाव किया है। कैसे क्वेश्चंस पूछा, देखो आप, ये क्वेश्चंस पूछा वैदिक संस्कृतस्य प्रमुख वैशिष्ट्यानि दर्शयत। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। 20 अंक का क्वेश्चन पूछा, वैदिक भाषा से पूछा। ये डायरेक्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है तो रिपीटेड है, इसको आप रिपीटेड कहोगे, पहले भी आ चुका है। संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय के विकास के बारे में पूछ लिया। ये अलंकार संप्रदाय मूलतः उसको तीसरी और चौथे नंबर के क्वेश्चंस में पूछना चाहिए, लेकिन उसने दूसरे नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया। ऐसा पहले भी देखा गया है। यदि आप 2022 से पहले का पेपर देखें, 2013 तक का, तो आपको ऐसा कई बार देखेगा कि तीसरी और चौथी यूनिट का दूसरे में एक क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा इसलिए करता है वो, क्योंकि वो चाहता है कि आप पेपर 1 की 8वीं यूनिट तैयार करें। और अब इसलिए मैंने भी 8वीं यूनिट विद्यार्थियों को तैयार कराना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं पेपर 1 में सिलेक्टिव यूनिट कराता था, मुझे लगता था इससे काम हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होता है काम। तो अब मैंने भी ये कर लिया कि मैं पेपर 1 की 8वीं यूनिट ही तैयार करना है। आपको एक भी यूनिट आप नहीं छोड़ सकते, उसके रीज़न यही है। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ कर दिया अलंकार संप्रदाय का। यदि आप रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, इन सभी 6 संप्रदायों के जो काव्य के 6 संप्रदाय हैं उनके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कि यहाँ पूछा। आगे ये पूछा, लौकिक संस्कृत भाषा में पद विज्ञान के वैशिष्ट्य को बताइए। अब यहाँ पर ऐसा ये विज्ञान के बारे में, कभी पद विज्ञान के बारे में पूछेगा, कभी वाक्य विज्ञान के बारे में पूछेगा, कभी ध्वनि विज्ञान के बारे में पूछेगा, कभी तिगंत के बारे में पूछेगा, कभी सुबंत के बारे में पूछेगा, कभी अव्यय के बारे में पूछेगा, कभी उपसर्ग के बारे में पूछेगा। लौकिक भाषा की भी पूछ सकता है, वैदिक का भी पूछ सकता है। लौकिक संस्कृत भाषा में पद विज्ञान पूछ रहा है, तो पद क्या होता है आपको ये बताना है। पद कैसे बनता है, तो सबसे पहले आप तो पद की परिभाषा नॉर्मली जानते होंगे, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, कि सुबंत और तिगंत प्रत्यय का प्रयोग करके ही पद बनते हैं, है ना। तो यानी कि सुबंत प्रत्यय, यानी कि आप मूलतः अजंत प्रकरण पढ़ते हैं, है ना, अजंत हलंत ये सब प्रकरण पढ़ते हैं, वो मूलतः सब शब्द मिलकर के आप प्रत्यय लगते हैं सुबंत प्रत्यय से मिलकर के, वो तिगंत प्रत्यय से।
तो शब्द रूपों के साथ जो प्रत्यय प्रयोग होते हैं वो सुबंत होते हैं, और जो धातु रूपों के साथ प्रयोग होते हैं वो तिगंत प्रत्यय होते हैं। तो सुबंत और तिगंत में को लेकर के ही ये पद विज्ञान के बारे में क्वेश्चंस पूछा है इस बार। ये भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही है, ये स्पष्ट तौर पर सिलेबस में उल्लेख नहीं है, लेकिन यदि आप PYQ को डिटेल्स में समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। पहले भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डायरेक्ट तौर पर पद विज्ञान पूछा गया है ये तो नहीं है, हाँ, लेकिन इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और तैयार करने हैं, मैं कराता हूँ। तो आपको समझ में आया कि एक क्वेश्चन तीसरी चौथी यूनिट से यहाँ पूछा गया। ऐसा इस बार भी नहीं होगा, ऐसा पहले भी हुआ था। एक काम करते हैं, 2024 का पेपर भी देख लेते हैं, ठीक है। 2 साल के पेपर को देख करके यहाँ एनालिसिस करा दूंगा। तो थोड़ा पिछले बार भी क्या ऐसा ही पूछा था, तो आपको उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भले यार 2 यूनिटों के बारे में डिस्कशन होगा, चूँकि बीच में लाइट भी कट जाएगी तो मुझे ये बंद करना पड़ेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 यूनिटों का डिस्कशन कराऊंगा, पर कराऊंगा अच्छे से, क्योंकि आप लोग भाई मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो ईमानदारी से समझो। 2024 में भी दूसरी यूनिट भाषा विज्ञान का हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आंसर तो लिख ही लोगे मेरे भाई, चलिए आंसर भी बता दूंगा आपको। यहाँ देखो, इसको भी समझ लो, ये 2024 का पेपर है। ऐसा आपको, मैं यहाँ केवल 2 वर्ष का एनालिसिस करा रहा हूँ, आपको ये पेपर 2 वर्ष का एनालिसिस नहीं करना है, आपको पिछले 10 वर्ष का, कम से कम 2013 से लेकर के 2025 तक करना है। मित्रों यहीं पर क्लास समाप्त होगी, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।